दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम है। अर्शीद नवशाहरी। एक और मुलाकात में एक और शख्सियत को आज हमने मदऊ किया है। हम आर्ट की बात करेंगे और आर्ट की वजह से वो पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं और उन्होंने बहुत आर्ट पे काम किया है, एज आर्टिस्ट है। और मेरी मुराद है यूसुफ नक्शबंदी साहब से। सर, आपने टाइम दे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमें अपनी जिंदगी के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी, जो आपकी पैदाइश और पढ़ाई। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हासिल की, गवर्नमेंट स्कूल नौहट्टा में। और घर में थोड़ा सा पेंटिंग का माहौल था। मेरे चाचा, दो चाचे, वो थोड़ा सा काम करते थे। एक पोस्टर कलर में काम करते, एक ऑयल्स में काम करते थे। उस वक्त के एक अच्छे नामी गिरामी आर्टिस्ट थे। शाद साहब नाम है उनका। तो घर में थोड़ा सा माहौल था। मेरे कजिन फाइन आर्ट्स में, उन्होंने टेंथ पास करने के बाद वो फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया उन्होंने। तो मुझे भी कुछ तलब सी हुई कि मैं भी करूं फाइन आर्ट्स। तो खानियार में एक मेरे उस्ताद मसूद हसन साहब, उनके पास मैं गया। वो पेंटिंग सिखाते थे। उन्होंने भी फाइन आर्ट्स से कुछ फाइन आर्ट्स में वो पढ़े थे। तो उनसे थोड़ा थोड़ा बहुत सीख लिया। उसके बाद मेरा एक ज़िंदगी का एक अच्छा पहलू ये था कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था पहले। तो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इधर आया था, तो मैं उधर एज ए स्टूडेंट था। वहाँ पे मैंने वहाँ पे 2 साल तक एग्जामिनेशन उन्होंने लिया नहीं। मैंने सोचा ये वक्त की बर्बादी है, तो मैं वहाँ से उठ के फाइन आर्ट्स चला गया। वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट दिया और वहाँ पे दाखिला हासिल कर लिया। तो तब से ये 1985-86 की बात है। तब से ये काम चल रहा, तब से मैं करता आ रहा सर, ये हम समझे ये लगभग 4 दहाइयों से आप यही काम कर रहे हैं। 3 दहाई से ज्यादा ही, 4 दहाई टच, लगभग 4 दहाइयों से आप ये काम कर रहे हैं। थोड़ा सा शौक जो है वो कैसे बढ़ा? हूँ। शौक जाहिर है, मैंने बोला घर में है मेरे, थोड़ा सा माहौल था, वो पेंटिंग बनाते थे, वो शौक वहीं से बढ़ा कि मैं भी बनाऊं, मैं भी कलर्स के साथ खेलूं, मैं भी पेंसिल्स के साथ खेलूं, मैं भी कुछ करूं इस फील्ड में। तो वो शौक वहीं से परवान चढ़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब फाइन आर्ट्स में गए, तो वहाँ पे और उसमें निखार आया। मेरे वहाँ पे बहुत ही अच्छे असातिज़ा मिले। ज़हूर हसन साहब मिले, शुजा सुल्तान साहब मिले, महबूब साहब मिले, गोकुल डैमी साहब मिले, एम के भट्ट मरहूम साहब मिले। तो बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। एक हमारे आर्ट हिस्टोरियन हुआ करते हैं मंजूर साहब, वो भी मिले वहाँ पे। और एक और आर्ट हिस्टोरियन थे खोसा साहब, वो मिले। और उन्होंने बहुत पजीराई की। मसूद हुसैन साहब के पास लगभग 3 साल वहाँ पे सीखा काम। तो शौक बढ़ता गया। उन्हीं दिनों वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स की एग्जीबिशंस हुआ करती थी। और वो एग्जीबिशन टीआरसी के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हुआ करती थी। तो उसमें शायद मैं पहले प्रेप में था, फर्स्ट ईयर में। मेरे एक वाटर कलर वहाँ पे उन्होंने खरीद लिया। तो उससे थोड़ा सा हौसला अफजाई हुई कि नहीं, काम करना है, आगे इसी फील्ड में बढ़ना है। फिर उसके बाद 90 में मैंने एक लोकल स्कूल ज्वाइन किया। आजकल वहाँ से सुबकदोश हुआ हूँ और अभी भी ये काम कर रहा सर, एग्जीबिशन जो खासतौर इस आर्ट की है, वो यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। वजूहात क्या है? हूँ। वो जो एग्जीबिशंस न होने के वजूहत बहुत से हैं। एक तो पहली बात कि JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एक एनुअल एग्जीबिशन करती थी। वो हर साल स्टेट आर्ट एग्जीबिशन के नाम से जानी जाती थी और उसमें सारे आर्टिस्ट हजरात अपना काम सबमिट करते थे। उसके अवार्ड्स भी आते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से, मेरे ख्याल से 1 दहाई से वो काम हुआ नहीं, उन्होंने कोई एग्जीबिशन नहीं की। मैंने भी 2017 में वहाँ पे काम सबमिट किया था। वो काम अभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ और उसकी अवार्ड सेरेमनी भी उन्होंने नहीं की। तो उससे एक दचका सा लगा। हालांकि ये JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज उसी नाम के लिए कि वो कल्चर को आगे प्रमोट करे, लेकिन नहीं कर रही। हाँ, किताबें वहाँ पे छपती हैं, लेकिन आर्ट फील्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही निहायत ही कम है। और उसको वो नज़रअंदाज करते जा रहे हैं।
जाएंगे हम उनके पास, वो हाँ, हालांकि वो आर्ट कैंप्स कभी कभी करते हैं, साल में एक बार आर्ट कैंप करते हैं, नेशनल आर्ट कैंप्स करते हैं, बाहर से बुलाते हैं। उसके लिए उनके पास फाइनेंसेस हैं, लेकिन आर्ट एग्जीबिशन के लिए फाइनेंस शायद उनके उनके पास उसकी कमी है, शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि कश्मीर में जो आर्ट गैलरीज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे घरानों में पेंटिंग रखना दूर की बात है। हम बेशक बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन एक पेंटिंग जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है विद द टाइम, वो नहीं रखेंगे। तो और दूसरी बात कि हमारे कल्चर में आर्ट है, हम कल्चर की बात करेंगे, हमारे खून में ये बसा हुआ है, हम इसी से पले बढ़े हैं। हमारा एवोल्यूशन इसी से हुआ, वर्षा के बाद इसी से हुआ हमारा एवोल्यूशन। लेकिन इसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया, और आर्ट गैलरीज नाम की कोई चीज़ थी नहीं। हाँ, अब थोड़े बहुत लोग निकल रहे हैं, अपना काम दिखा रहे हैं, छोटी छोटी आर्ट गैलरीज कैंपस, जैसे यहाँ पे हमने ये एक इनिशिएटिव ले लिया कि हम एक आर्ट गैलरी का क़याम करें। तो यहाँ पे एक हमने कायम की एक छोटी सी आर्ट गैलरी, इसमें बतेरे आर्टिस्ट जिनका भी काम है वो आके यहाँ पे अपना काम दिखा सकते हैं। तो ज़ाहिर है यही फुकदान था कि आर्ट गैलरीज नहीं थी। हाँ, कुछ एग्जिबिशंस हम लोकली अपने अपने ज़िम्मे पे करते थे, कोई सोलो शो किया, ग्रुप शो किया। एक हमने इससे पहले भी कंटेम्प्रेरी आर्ट फाउंडेशन नाम से एक फाउंडेशन स्टार्ट की थी बहुत पहले, और उसमें हमारे दोस्त हजरात सजाद हमदानी और वसीम मुश्ताक और शौकत काटजू, मैं, नौशाद गयोर, इन सब ने एक इनिशिएटिव लिया था, और 2-4 साल चला है। उसके बाद उनकी भी रोजी रोटी का सवाल था, वो भी निकले, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकले। तो उसके बाद एक लल सा आ गया, उसके बाद एग्जिबिशंस बहुत कम हो गई। तो सर आप यहाँ से खास कश्मीर से बाहर गए कभी शो करने के लिए, आर्ट गैलरी की शो करने के लिए गए? जी हाँ, कभी कभी जाना पड़ता है, कभी अक्सर कहीं नेशनल लेवल पे आर्ट एग्जिबिशंस होती हैं, तो वहाँ पे अपना काम भेजते हैं, और वहाँ पे हमारे काम का शो होता है वहाँ पे। लेकिन एज ए सोलो शो अभी तो बाहर किया नहीं। हाँ, अब करने का इरादा है, आइंदा इंशाल्लाह इस साल इंशाल्लाह एक शो बाहर भी करेंगे। और गैलरीज में काम चला जाता है, बहुत सी जगहों पे काम चला जाता है, अब्रॉड भी चला जाता है। तो काम एग्जिबिशन के हिसाब से हाँ, ग्रुप शोज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, लेकिन सोलो शोज बहुत कम लोग करते हैं कश्मीर के, क्योंकि उनके कंस्ट्रेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शायद वो उससे जूझ नहीं पाते हैं, उसको उसको शायद अडॉप्ट नहीं कर पाते। इस वजह से वो बाहर अपनी गैलरीज में काम बहुत कम सोलो शोज पे चले जाते सर इसमें क्या-क्या मीडियम यूज़ हो जाता है? हैं। मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम बहुत बहुत से हैं। आप अगर छोटे बच्चे को काम करने के लिए देंगे, उसको क्रेयॉन्स का इस्तेमाल कर देंगे, वो पेपर पे काम करेगा। उसके लिए खास किस्म का पेपर होता है जिसका हम अ, जिसका उसी पर्पज़ के लिए काम होता है कि वो क्रेयॉन्स पे काम करे। यहाँ के बच्चे तो ड्राइंग शीट्स पे काम करते हैं, जिनको हम कार्ट्रिज पेपर बोलते हैं। और उसके बाद वाटर कलर मीडियम है, जो कि सबसे डिफिकल्ट मीडियम है। और उसके बाद एक्रिलिक्स हैं, ऑयल्स हैं, गाउच है, बहुत सारे मीडियम इस्तेमाल होते हैं। कैनवासेस पे काम होता है, और ब्रशेस भी अलग अलग किस्म के इसमें इस्तेमाल होंगे। वाटर कलर के लिए एक अलग सेट ऑफ ब्रश आएगा, और एक्रेलिक और ऑयल के लिए अलग अलग सेट आएगा, उसके लॉन्ग हैंडल ब्रश होते हैं। और कैनवस भी 2 किस्म के हमारे पास मिलते हैं, 3 किस्म के मिलते हैं रादर। एक तो कैनवस पैड आता है, मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा हम खुद कैनवास बनाते हैं, और वो फ्रेम पे कपड़ा चढ़ा के उस पे कैनवास बनाते हैं। तीसरा मार्केट से भी अवेलेबल होता है बना बनाया कैनवास, महंगी चीज़ें हैं। और कैनवास बोर्ड भी आता है, उस पे भी काम कर रहे हैं। हालांकि उस पे एक्रिलिक और ऑयल पेंट्स ज़्यादा किए जाते हैं। और पेपर, जब हम बात करेंगे वाटर कलर की बात करें, उसके लिए स्पेशल पेपर है जिसको हम हैंडमेड पेपर बोलते हैं, उस पे काम होता है हैंडमेड पेपर पे। और कलर्स उसके बहुत प्यारे होने चाहिए। वी प्रेफर
imported colors for that. सर मुझे ये बताइए आप ये सब खासकर पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये थॉट पे ही होता है या किसी कोई चीज आप सामने रख के बनाते हैं? दोनों चीजें होती हैं। एक को हम बोलते हैं प्लेन एयर, बाहर निकल के आपने अपने पेपर को सेट किया या कैनवस को सेट किया किसी खास जगह पे, उस जगह को पेंट करना शुरू किया। दूसरा आपने एक फोटोग्राफ ले लिया और किसी जगह पे अब स्केच, अब तो आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, स्केच बुक की जगह पे कैमरा ने ले लिया या आपके मोबाइल ने लिया, आप गए आपने कोई फोटोग्राफ उठाया और उसको हम आपने बनाया, ये एक दूसरा प्रोसेस। तीसरा एक कंसेप्चुअल आर्ट की बात है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट होता है, यू थिंक अबाउट द सोसाइटी, व्हाट यू कैन गिव अबाउट टू द सोसाइटी, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं सोसाइटी के में जो लकूना है, सोसाइटी में जो अच्छाई है, सोसाइटी में जो बुराई है, सोसाइटी में जो भी कुछ अच्छी जो भी चीज़ें होती हैं उनको आप उजागर करने की कोशिश करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और तीसरी कॉन्सेप्चुअल एक और होता है, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल होता है, बिकॉज आर्टिस्ट भी इसी सोसाइटी का एक मेंबर होता है और जो कुछ पॉलिटिकली या सोशली इकोनॉमिकली उसके साथ होता है, ही ट्राइज टू टेक दैट आउट ऑन द कैनवस। और जो ही वो पेंटिंग बनाता है वो एक तारीख बन जाती है, एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। तो देन ही स्पीक्स अबाउट इट कि मैंने क्या बनाया, मैंने कैसे बनाया। तो अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो बाहर निकल के बनाए, फोटोग्राफ से बनाए, या आप कॉन्सेप्चुअल आर्ट करें, सारे एक ही सारे आर्ट फॉर्म्स ही हैं और इनको वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट किया जाता है। और तीसरा एक मीडियम है जिसको हम कोलाज मीडियम बोलते हैं, उसमें पेपर कटिंग्स लेके या कलर्ड पेपर कटिंग्स लेके एक किसी खास स्पेस पे उसको खास कंपोजिशन में पिरोते हैं और एक अच्छा आर्ट वर्क प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट जॉनर्स इन द वर्ल्ड। तो हर एक चीज जिस जैसे भी काम करे, एक काम गरज मतलब है काम करने से, किसी भी तरीके से काम करे, एक आर्टिस्ट को काम करना है, he has to show his art to the world और एक मैसेज क्रिएट करे कंसेप्ट आर्ट के जरिए और अपने काम के जरिए वो सारा कुछ लोगों के सामने पेश रखे। सर आपको ये भी पता है हमारा यूथ जो यहाँ है बहुत टैलेंटेड है और यूथ हर किसी खासकर कश्मीर का यूथ माना जा रहा है इन चीज़ों में। क्या गवर्नमेंट में इसमें कोई स्कोप नहीं है जिससे वो आ जाए, वो काम करे, या आपको ये लग रहा है उसके वजह से जब गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही है उसके वजह से ये आर्ट मर गया? आर्ट मरा नहीं, जब तक हम जिंदा है आर्ट जिंदा है, जब तक आने वाली जनरेशन जिंदा है जो उसके साथ जुड़ी हुई है वो जिंदा है। मेरा कहने का मतलब है यानी कि अगर जब गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही नहीं किया तब क्या? हाँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूरी है क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनको उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक आयरनी है, खास आयरनी ये है कि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो उस वक्त एक पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी तरह से पॉलिसी बनाई गई कि लेट अस टीच कश्मीरी साइंसेस। आयरनी ये है कि हमने आज तक एक इंटरनेशनल लेवल का कोई साइंसदान प्रोड्यूस नहीं किया, जबकि हमारे रग में, हमारे खून में आर्ट, क्राफ्ट, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ये चीज़ें थी। अगर उसकी तरफ हमें रागब किया जाता शायद हम दुनिया की एक नंबर 1 प्लेस बन जाती इस सिलसिले में कि जहाँ पे कल्चर को परवान चढ़ाया जाता। लेकिन आई डोंट नो व्हाई दैट हैज बीन डन। लेकिन उसके बाद भी लोग निकले, बहुत सारे, जी आर संतोष साहब ने उस वक्त काम किया जब कोई नहीं करता था। उसके बाद जैसे मैंने पहले नाम लिए, एक प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप बना यहाँ पे, उन्होंने काम किया और अभी तक वो काम चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे भी काम करते आ रहे हैं और जिनको आर्ट के साथ लव है, लगाव है, वो भी आगे आके काम कर रहे हैं। वो भी आके, हालांकि वो फॉर्मल एजुकेशन आर्ट में नहीं ले रहे, लेकिन इनफॉर्मली वो भी काम कर रहे हैं। और बथीरे एग्जीबिशन ऐसी भी होती है जहाँ पे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट काम करते हैं, बहुत से ऐसे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट काम करते हैं और हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं सीखने के लिए। तो चल रहा है, वो काम चल रहा है, एक फील्ड एक हद तक चल रहा है। लेकिन हाँ,
अब लोगों तक है, जो हमारी सोसाइटी है वो इसको अडॉप्ट करे, अच्छी तरह से अडॉप्ट करे, और फिर वो प्रेस करे गवर्नमेंट को कि आप भी इसमें अपना अपना एक रोल अदा करे, एक अपना कंट्रीब्यूशन दे, ताकि ये और परवान चढ़े। और खासकर आजकल फील्ड में जब एआई की दुनिया है, इसमें आप बच्चे की जहानत को आपने एआई ने सप्रेस कर दिया, बच्चा अब खुद कंपोजिशन नहीं लिख रहा, बच्चा आज खुद लेटर नहीं लिख रहा, वो एआई को सारी कुछ इन्फॉर्मेशन एआई लिख के दे रहा है वहाँ से, और बच्चा रट्टाबाजी और रट्टेबाजी कर लग गया। लेकिन उसमें इस क्रिएटिविटी का खास दखल है, अगर हम उसको आर्ट की तरफ राग़िब करेंगे या किसी और जॉनर आर्ट जैसे जॉनर की तरफ राग़िब करेंगे, उसकी क्रिएटिविटी निखर सकती है, निखरेगी ज़रूर, निखर नहीं सकती, निखरेगी ज़रूर। क्योंकि इसका जो जब आर्ट हम करते हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ होता है, इसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है, और ब्रेन डेवलपमेंट में आर्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर, इस वक्त आप ये भी जानते हैं कि हमारा यूथ जो है कश्मीर का, चाहे वो हमारे जवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो एक इस वबा की तरफ, जो ड्रग एडिक्शन की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गए हैं, और उसने हमारे कश्मीर को तबाह करके रख दिया है। क्या आपकी तरफ से आपने बहुत कुछ मेहनत करके, और खुद आपने ये भी बोला है मैं कितनी मेहनत करके, और आप इस मुकाम पे है, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगी उनके लिए? ड्रग मैंने से एक बुरी लत है, जो मेरे ख्याल से ये घर से स्टार्ट होती है, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को बहुत पैसा वाफेर मकदार में रखते हैं, उनके लिए वो कश्मीरी में हम उसको बोलते हैं खानमोल, वो बच्चा होता है तो उसको एक सारी सहूलियत दी गई है, लेकिन जो सहूलियत, जो असल चीज़ उसको देनी थी, वो शायद उसको नहीं दे पा रहे हैं। वो उसकी तरफ फिर वो अपने आप को हीरोइज्म की तरफ ज़्यादा जाने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं और उसी में फंस जाते हैं। उनके लिए ये है कि उनको पहले तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे पे पूरा ध्यान दें घर में, कि वो बच्चे को कैसे संभाल सकते हैं, बच्चे के बैग को चेक करें, कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो जो ड्रग्स की निशानदेही कर रहा हो। अगर ऐसा कुछ चीज़ मिले तो एकदम उसकी काउंसलिंग करें, एकदम उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, काउंसलर्स के पास ले जाएं, और कोशिश करें कि घर में उसका तदारक हो। अब जो इस लत में फंसे हुए हैं तो उनके लिए निकलना आसान इसलिए है क्योंकि एक तो उनको या तो आप पैसे उनके कट कर दो, या उनको किसी डी एडिक्शन सेंटर में ले जाओ, वहाँ पे उनकी डी एडिक्शन करो, काउंसलिंग करो। और हर सोसाइटी का हर एक बंदा, अगर किसी मोहल्ले में ऐसी कोई चीज़ चल रही तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को जानी चाहिए, ताकि एकदम रोकथाम हो और लोग उसकी तरफ ना राग़िब हो। दूसरा, उनको किसी काम में लगा दें। हाँ, अगर उनका मन, जो बच्चे इसमें फंसे हुए हैं, उनको आर्ट की तरफ लगा दें, उनको म्यूजिक की तरफ लगा दें, उनको कारपेंटरी की तरफ लगा दें, उनको किसी और ऐसी चीज़ में, उससे पैसे कमाने का मकसद नहीं है। हाँ, उनकी अटेंशन डाइवर्शन के लिए कोई चीज़ जो जिसमें उनको फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी इस्तेमाल हो, और वो फिजिकली जो उनकी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ ले जाने की कोशिश करें। शुक्रिया सर, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे यूसुफ नक्शबंदी साहब। आर्ट के दुनिया में एक नाम है, और आर्ट इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है इसमें, और इस वक्त इसका नाम बड़े पैमाने पे लिया जाता है। ये थे हमारे साथ आज का मेहमान, और भी आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मुझे दे दीजिए मेरी टीम के साथ इजाज़त। खुदा।